हाल ही में हरियाणा इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आने के बाद से ही ईवीएम एक बार फिर चर्चाओं का मुद्दा बना हुआ है। हरियाणा इलेक्शंस के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर का एक मेन रीजन कांग्रेस ईवीएम को ठहरा रही है और उसके साथ हुई छेड़छाड़ को ठहरा रही है। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईवीएम है क्या, ये फंक्शन कैसे करती है, भारत में इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसे और बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और आखिर कांग्रेस को इस इलेक्शन में ईवीएम में क्या कमी नजर आ रही है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम ईवीएम के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये डिस्कशन करें, आपके लिए खुशखबरी है। दशहरे के पावन अवसर पर जो अभी अभी बीता है, आपके लिए एक डिस्काउंटेड ऑफर लेके आई है चहल एकेडमी, जिससे हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकें, राइट टू एजुकेशन में अपना सहयोग दे सकें और आप घर बैठे अपने कंफर्टेबल माहौल में अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को पूरा कर सकें। इसके अंदर आप डिस्काउंटेड कोर्सेज में हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को खरीद सकते हैं मात्र 49,999 रुपीज में, और जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसमें आपको यूपीएससी का सिलेबस थॉरोली कवर कराता हुआ दिखता है, वो आप खरीद सकते हैं 19,999 रुपीज में। आपको बस एक कोड इस्तेमाल करना है जिसका जो कोड है DUSS50। तो हमें भी अपने सपने के साथ जोड़ें, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी सक्सेस में हम अपनी सफलता को भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुद्दा क्या है? हरियाणा इलेक्शंस के बाद से ही कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी एलिज की है कि जिस तरीके से ईवीएम की बैटरी फंक्शन कर रही थी। अभी एग्जैक्ट मुद्दा क्या है इसे हम आगे देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट किया है हरियाणा रिजल्ट को। उन्होंने कंसर्न खड़े किए हैं कि ईवीएम में फिर से धांधलेबाजी की गई है, ईवीएम में फिर से छेड़छाड़ की गई है और यही कारण है कि हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है रिजल्ट में। क्योंकि एग्जिट पोल्स की माने तो कांग्रेस को एक मेजोरिटी मिलती हुई दिख रही थी हरियाणा में, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट सामने आए तो बीजेपी का अब तक का हरियाणा का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सामने आता हुआ दिखा है। ऑल दो बीजेपी पिछले 10 साल से वहां पावर में थी, एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट को पूरी तरीके से नकार दिया गया है इस रिजल्ट में। अब जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने बोला है कि जहां जहां भी एक पैटर्न ऑब्जर्व किया उन्होंने, जहां जहां भी ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज दिख रही थी वहां कांग्रेस हारी है, और जहां जहां 60 से 70% चार्जेस देखने को चार्ज थी ईवीएम बैटरी, वहां कांग्रेस जीती है। वैसे तो बड़ा ही इलॉजिकल इरेशनल सा स्टेटमेंट है, पर क्या इसके अंदर कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इस चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ईवीएम के प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में पहुंचे, उसके साथ हो रही धांधलेबाजी के बारे में उस पर पहुंचे या फिर उसके मैनिपुलेशन पर पहुंचे, हम डिस्कस करते हैं कि ईवीएम आखिर है क्या और भारत में ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई। ईवीएम की अगर बात की जाए, ईवीएम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसा आपको नाम से देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में यूज किया जाता है। पेपर बैलेट्स की जगह आप मैनुअल पर्सपेक्टिव से एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बटन दबाते हैं उस मशीन के अंदर और आपका वोट रजिस्टर हो जाता है। मतलब जो आपका एक लोकतंत्र की प्रणाली है, जो आपकी इलेक्शन की प्रणाली है, जो आपका इलेक्शन का प्रोसीजर है, उसको आप मैनुअल पर्सपेक्टिव में कंडक्ट ना करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कंडक्ट करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम ईवीएम बोलते हैं। अगर देखा जाए, इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था परावुर असेंबली के अंदर, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कहां की? केरला की। और ये यूज हुआ कब था पहली बार? ये 1982 में पहली बार भारत के अंदर केरला में परावुर असेंबली के अंदर ईवीएम यूज होती हुई दिखी थी। उसके बाद 2003 के अंदर 2003 में जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, सबके लिए ईवीएम को यूज किया गया। उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके, उनकी परफॉर्मेंस से काफी मोटिवेटेड होके इलेक्शन कमीशन ने यह डिसाइड किया कि 2004 का जो लोकसभा चुनाव है उसे भी ईवीएम के साथ ही कंडक्ट कराया जाएगा। दिस वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपनी इलेक्शन प्रणाली को ही बदल दिया है। आप पेपर बैलेट से पूरी तरीके से ईवीएम की तरफ मूव कर चुके हैं और आपको पता है किसी भी वाइब्रेंट और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट करवाना, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी अच्छे लोकतंत्र का, किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का। आगे देखते हैं, अगर इसके कंपोनेंट्स देखे जाएं, ईवीएम में क्या क्या होता है। ईवीएम में 2 यूनिट्स होती हैं। एक होती है कंट्रोल यूनिट। इसको कौन मैनेज करता है? इसको जो पोलिंग ऑफिसर है, जो पोल बूथ को जो ऑफिस जो हेड कर रहा है उस टाइम पे, जिसका मेन ड्यूटी यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उस बूथ पर हो पाए, तो पोलिंग ऑफिसर उस कंट्रोल यूनिट को मैनेज करता है और सारे के सारे जितने भी वोट्स हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड
हो जाते हैं, उस कंट्रोल यूनिट के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, और इस कंट्रोल का जो, इस मशीन का जो कंट्रोल है वो पोलिंग ऑफिसर के हाथ में रहता है। दूसरी यूनिट होती है बैलेट यूनिट, जो एक्चुअली वोटर्स के सामने आती है, जिसका सामना वोटर करते हैं, जिसमें आपको एक मशीन लगी हुई दिखती है, उसमें आपको कैंडिडेट्स के नाम देखने को मिलते हैं, सामने उनकी पार्टी का सिंबल दिखता है, और उसके बगल में होता है एक बटन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इन्हें अरेंज किया जाता है, साथ ही साथ नेशनल और स्टेट पार्टी की प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है, और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सबसे नीचे रखा जाता है, और आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को बटन दबाकर वोट दे सकते हैं। तो काफी सिंपल सा प्रोसीजर है ईवीएम का, लेकिन ये किसमें हो रहा है? ये बैलेट यूनिट में हो रहा है, और जहां वोट रिकॉर्ड हो रहे हैं उसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें यह देखने के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बटन्स होंगे, आपको केवल नाम पढ़ना है, पार्टी का सिंबल देखना है और बटन दबा देना है, और आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा। तो इवन हमारे यहां बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, लेकिन फिर भी ईवीएम इतनी सिंपल है कि कोई नौसिखिया भी वहां जाकर आसानी से वोट दे सकता है, उसे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसलिए आप बहुत आसानी से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ वोटिंग, सोचिए जब हम पेपर बैलेट से वोटिंग करते थे तो आप पेपर बैलेट डाल के आते थे, उन पेपर बैलेट्स को इकट्ठा किया जाता था, फिर उनकी मैनुअल काउंटिंग की जाती थी। इवेंचुअली इस पूरे प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लग जाता था, जो भारतीय डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ईवीएम ने हमें इनेबल किया है कि हम जल्दी से वोटिंग कर पाए और जल्दी से उनकी काउंटिंग भी हो पाए, और सरकार जल्दी से बने और जल्दी से अपने अच्छे अच्छे काम करना शुरू करे। अगर कंपेयर किया जाए जैसे पेपर बैलेट से, तो आपकी जो स्पीड है, जो इसका जो क्विकनेस है, इसका एस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं से अलग खड़ा कर देता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेपर बैलेट पर्सपेक्टिव। इसके अलावा अगर देखा जा रहा है, रिमोट मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिमोट मॉनिटरिंग मतलब अगर आप किसी भी ईवीएम को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि वो ठीक से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, दूर से ही। ईसी इलेक्शन कमीशन विदाउट बीइंग इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ ईवीएम, वहां से किसी दूसरी जगह पर बैठ के भी उस ईवीएम की फंक्शनिंग को मॉनिटर कर सकती है। कुछ सिस्टम्स जो ईवीएम के अंदर हैं वो अलाउ करते हैं कि इसे रिमोटली मॉनिटर किया जा सकता है, वोटिंग प्रोसेस को रिमोटली मॉनिटर किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको जो पारदर्शिता है वो कम होती हुई दिखती है, और ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी भी है। अगर देखा जाए आज की डेट में जो ईवीएम आज की डेट में ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज कर रही है, उसमें मैक्सिमम 2000 वोट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। याद रखना ये चीज, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ईवीएम जो आज की डेट में इलेक्शन कमीशन यूज करती हुई दिखती है, उसमें मैक्सिमम 2000 वोट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये 2006 के बाद बदला। 2004 और 2006 या 2003 और जो के इलेक्शंस में जो यूज हुई ईवीएम, 2004 के इलेक्शंस में जो यूज हुई ईवीएम, 2006 से पहले जितने स्टेट इलेक्शंस हुए उनमें जो यूज हुई ईवीएम, उनका उसमें आपको मैक्सिमम 3800 वोट्स रिकॉर्ड होते हुए दिखते थे, लेकिन इवेंचुअली इस नंबर को 2006 के बाद कम कर 2000 कर दिया गया। ड्यूरेबिलिटी, ईवीएम आपको पता है कि हमारे यहां हम डाइवर्स कंट्री हैं, हमारे यहां ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, तो आपको ऐसे ऐसे कोनों में, ऐसी ऐसी जगहों पर जाके इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है। इसलिए ईवीएम का ड्यूरेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, और कहीं ना कहीं ईवीएम आपको ड्यूरेबल दिखती भी है व्हेन कंपेयर टू द पेपर बैलेट्स। ये बनाई ही इस तरीके से जाती हैं कि ये रफ हैंडलिंग को टैकल कर पाए, और किसी भी तरीके से जो वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उन्हें भी इजीली टैकल कर पाए और उनमें इनमें कोई खराबी आती हुई ना दिखे। तो राइट, अब तक हमने क्या बोला, इनके पर्सपेक्टिव में कि इनके की फीचर्स क्या है? यूजर फ्रेंडली है, स्पीड ऑफ वोटिंग को एनहांस करते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग अलाउ करते हैं सम सिस्टम्स, एंड साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी इनकी थोड़ी सी ज्यादा है। उसके अलावा हमने एक फैक्ट की बात करी कि टोटल नंबर ऑफ 2000 वोट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन एन ईवीएम, जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में रन करती हुई दिखती है। कब से रन कर रही है? 2006 से रन कर रही है। उससे पहले जो ईवीएम थी उसके अंदर मैक्सिमम नंबर 3800 हुआ करता था। अब इसके बेनिफिट्स देखे जाएं, जब आप ईवीएम यूज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली बेटर हो जाती है। पेपर बैलेट्स में आपको इंसानी तौर पर इंटरफेयर करना पड़ता है, और जहां भी मैनुअल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा वहां करप्शन और धांधलेबाजी के चांसेस बढ़ सकते हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैकेनाइज तरीके से कर रहे हो इसमें, तो ह्यूमन एरर को आप खत्म कर सकते हो। जितने भी मैनुअल काउंटिंग के साथ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उनको साइडलाइन कर सकते हो, और एक मोर एक्यूरेट इलेक्शन आउटकम की तरफ आप मूव कर सकते हो विद द यूज ऑफ ईवीएम। दूसरा, एनहेंस सिक्योरिटी।
जब आप पेपर बैलेट्स की बात करते हो तो पेपर बैलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, एक ज्यादा स्कोप है उसके अंदर, ज्यादा चांसेस हैं। हमारी जनता इतनी ज्यादा है, इतनी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है हमारे अंदर, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इतने ज्यादा है हमारे यहाँ कि करप्शन के चार्जेस जो हैं, जो करप्शन के चांसेस हैं, वो ऑब्वियसली आपको ज्यादा दिखते हैं व्हेन कंपेयर टू द डेवलप्ड सोसाइटीज लाइक यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं जो इंटीग्रिटी है वोटिंग प्रोसेस की, वो आप मेंटेन कर पाते हो किसी भी तरीके से, उसको टेम्पर ना होने देने से, उसके किसी भी तरीके से अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, किसी को भी प्रॉपर एडवांटेज प्रोवाइड कर ना करे बिना। आसान भाषा में, अगर आप पेपर बैलेट पे जाते हो तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ करप्शन। अगर आप ईवीएम को यूज करते हैं तो उसमें आप अगर सिक्योरिटी ठीक से रखें, अगर आप इंटेंशनली उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, तो ईवीएम ज्यादा रिलायबल मैकेनिज्म है इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। इलेक्टोरल फ्रॉड आपको कम होता हुआ दिखता है। कैसे कम होता हुआ दिखता है? जितने भी बैलेट बॉक्स के स्टफिंग की बात होती है कि आपने जबरदस्ती वोटिंग कर दी है, जबरदस्ती बैलेट बॉक्स के अंदर चीजें इंसर्ट कर दी हैं, तो मैनुअल इंटरफेरेंस है तो ऑफकोर्स करप्शन के चांसेस ज्यादा हैं, इंट्रूजन के चांसेस ज्यादा हैं। जितने भी बैलेट बॉक्स के साथ आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ईवीएम की वजह से ये सब चीजें कम होती हुई आपको दिखती हैं और हमारे यहाँ जो फेयरनेस है इलेक्शंस की उसको आप काफी हद तक मेंटेन कर पाते हो। दूसरी चीज इज कॉस्ट इफेक्टिव। विद टाइम जब ईवीएम को कंडक्ट कराया गया, पहली बार में जो खरीदने का खर्चा था वो तो खैर अलग ही था, इट वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आप बार कंटिन्यूसली यूज करते रहोगे। डेप्रिसिएशन एस्पेक्ट है इसके अंदर, लेकिन उन्हें पेपर बैलेट के कंपेयर किया जाए या पेपर बैलेट के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे इलेक्शन से कंपेयर किया जाए तो ईवीएम आपको थोड़ी सी सस्ती देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? इनका एक रिड्यूस कॉस्ट देखने को मिल रहा है। प्रिंटिंग का जो खर्चा होता था पेपर बैलेट के अंदर, उसका अलग खर्चा देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पेपर बैलेट में बहुत ज्यादा खर्चा लगता हुआ दिखता था। और जो हैंडलिंग है, जो इंसानी फोर्स लग रही है, जो ह्यूमन फोर्स लग रही है उन पेपर बैलेट्स को टैकल करने में, वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती थी। अदर देन दिस, ईवीएम आपको कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी देखने को मिलती है, क्योंकि इतने ज्यादा पेपर बैलेट्स यूज करने से आपको पेपर बनता है पेड़ से और उसके लिए आपको पेड़ काटने की जरूरत होती है। और जितनी जनता है हमारे यहाँ, जितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, उनके लिए अगर आप वापस से पेपर बैलेट की तरफ जाते हो तो आप, ये वैसी बात होगी कि आप अच्छी खासी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में वापस से एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव की तरफ मूव कर चुके हो, जिसमें धांधलेबाजी होने के, करप्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है और वो एनवायरमेंटली भी इको फ्रेंडली भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम मेजोरिटी ऑफ द मापदंड पे पेपर बैलेट्स को बीट करता हुआ दिखता है। कांग्रेस का क्या एलिगेशन है? जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस ने यह बोला कि यार एक 3 डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के 3 जिलों के अंदर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां लगभग 10 से 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, वहां ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने एक पैटर्न की बात करी कि जहां भी ईवीएम में 99% जीती थी, बैटरी थी, वहां बीजेपी जीत गई, और जहां कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम की बैटरी थी लेस देन 70%। थोड़ा सा अगेन मैं वापस वही चीज बोलूंगा, इरेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कांग्रेस इज द ओनली पार्टी जो ब्लेम कर रही है, ईवीएम धांधलेबाजी की बात कर रही है। जब से ईवीएम पिक्चर में आई है तब से हमेशा अपोजिशन पार्टी अपनी हार का ठीकरा अपोजिशन पर, ईवीएम के ऊपर फोड़ती हुई आई है। 2004 का इलेक्शन जब बीजेपी हारी थी तब उन्होंने भी ईवीएम का रोना गाया था। 2009 का इलेक्शन जब बीजेपी हारी थी तब भी वो ईवीएम को ब्लेम कर रहे थे। वो तो यूएस तक पहुंच गए थे चेक कराने के ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब पिक्चर टेबल का पलट गई, When the table was reversed, 2014 में जब बीजेपी जीती तो कांग्रेस ने ईवीएम के लिए बोलना शुरू कर दिया। 2019 में जब बीजेपी जीती फिर कांग्रेस ने ईवीएम के लिए बोलना शुरू कर दिया। 2024 में फेवरेबल रिजल्ट रहे कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के लिए, इसलिए आपको ईवीएम का रोना देखने को नहीं मिला। वापस से हरियाणा इलेक्शंस में जब आप हारे हैं, फिर से आपने किसके ऊपर ब्लेम डाल दिया है? ईवीएम के ऊपर डाल दिया है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ इश्यूज विद ईवीएम, लेकिन आप भारत की लोकतंत्र प्रणाली पे सवाल ना उठाएं। ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये चाहे वो पार्टी इन पावर हो, चाहे आप पार्टी इन अपोजिशन हो, आप ईवीएम को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गालियां नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। अगर ईवीएम के ऊपर अगला कुछ और एलिगेशंस देखे जाएं जो समय के साथ हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। सबसे पहले टेम्परिंग कंसर्न्स, कि मतलब ईवीएम को टेम्पर किया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। 2019 के इंडियन जनरल इलेक्शंस में, जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसमें अपोजिशन पार्टीज ने यह क्लेम किया था कि ईवीएम को टेम्पर किया गया है और रूलिंग पार्टी के फेवर में किया गया है, जिसकी वजह से आपको वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी होती हुई दिखी थी। एक वो चला था ना, वोट किसी को भी दो, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, वो जो पर्सपेक्टिव चल रहा था। और आपको पता है 2019 में फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी वापस आई थी। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस भी है, जो हमें ट्रेंड देखने को मिला है 2004 से
जब से ईवीएम पिक्चर में आई है। जब आप हारते हो तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल देते हो, ईवीएम की मेल फंक्शनिंग के ऊपर डाल देते हो। हैकिंग वल्नरेबिलिटीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2017 के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन कंडक्ट कराया गया यूएस के अंदर, जहां एक हैकर ने कुछ ही मिनट्स के अंदर ईवीएम को ब्रीच कर दिया। इसकी वजह से एक मेजर क्वेश्चन खड़ा हुआ कि जो वोटिंग मशीन्स की सिक्योरिटी है जो हमारे इलेक्शंस में यूज हो रही है, क्या इनके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, क्या इसे भी हैक किया जा रहा है। 2017 में इसने वो करके दिखाया जिसको अब तक जो पार्टी इन पावर है, जो हमेशा जीतती है, वो बोलते हैं जी ईवीएम के साथ तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती थी, लेकिन 2017 में आपको ये होता हुआ दिखा। ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं कमी है। 2014 के इंडियन इलेक्शंस में ये एलिगेशंस लगाए गए कि ईवीएम्स में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लैक कर रही थी। अगर ट्रेडिशनल पेपर बैलेट्स यूज किए जाते तो शायद इलेक्शन प्रोसीजर ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराया जाता। और ये सवाल भी, ये रिक्वेस्ट भी आने लगी कि हमें ईवीएम को छोड़कर वापस से पेपर बैलेट्स की तरफ मूव कर जाना चाहिए। आप मुझे जरा जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्या हमें सच में ईवीएम से पेपर बैलेट्स की तरफ मूव कर जाना चाहिए, या फिर हम कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इसके अंदर ईवीएम को लेके। दोज आर इनफ टू कंडक्ट दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। दूसरी चीज देखते हैं हम, टेक्निकल मेल फंक्शंस। कहीं आपको मल्टीपल न्यूज आते हुए देखने को मिल जा रही हैं कि आप किसी को भी वोट दे रहे हो, वीवीपैट में भी आपको बीजेपी की ही पर्ची निकलती हुई दिख रही है, किसी ने कंट्रोल कर लिया है। गुजरात के अंदर एक सीन आया कि किसी बीजेपी पॉलिटिशियन के बच्चे ने उसको बूथ को कैप्चर करा और वो किसको वोट देता रहा, बीजेपी को वोट देता रहा। तो ऐसे जो बूथ कैप्चरिंग वाले पर्सपेक्टिव हैं या जो टेक्निकल मेल फंक्शंस ईवीएम के अंदर मुझे देखने को मिल रहे हैं। 2018 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि बहुत सारी ईवीएम जो है वो मेल फंक्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से वोटिंग प्रोसेस में भी आपको डिले देखने को मिला था। और इन ईवीएम की रिलायबिलिटी पर भी आपको सवाल खड़े होते हुए दिखे थे कि क्या ये ईवीएम ठीक से सच में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक रिलायबल तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराने में सक्षम है या फिर नहीं है। राइट। अगर हम देखें कि इनको बेटर कैसे किया जा सकता है, ये जो सारी चीजें चल रही हैं ना, और बेहतर कैसे बनाया जाए। देखो, एक चीज है जिसे हम बोलते हैं टैसिट कंसेंट। एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का जिसे बोला जाता है टैसिट कंसेंट। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, 40% जनता ने बीजेपी को वोट दिया, 60% जनता ने किसी और को वोट दिया। लेकिन भारत में इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद, इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद, ये 60% ऐसा तो बोलना शुरू नहीं कर देंगे ना कि यार हम तो पीएम ही नहीं मानते मोदी जी को, हम मानेंगे ही नहीं, हम तो तख्ता पलट कर देंगे, हम कू कर देंगे। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो 60% एग्री करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली वोट करने की, हमारे कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली लड़ने की। अगर इलेक्शन प्रोसीजर, अगर इलेक्शंस जो कंडक्ट कराए गए हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से कराए गए हैं, तो हमारा इलेक्शन प्रणाली पर भरोसा है। और अगर इलेक्शन प्रणाली पर भरोसा है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट होके आ रहे हैं उनकी भी वैलिडिटी है, उनको भी वैलिडेट करते हैं हम कि हाँ भाई बिल्कुल बिलीव करते हैं कि आप जीत कर आए हो यहां। लेकिन अगर इलेक्शन प्रोसेस पे ही आप क्या करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत में भी वही चीजें होती हुई दिखेंगी जो आपके बगल वाले देश बांग्लादेश, जो आपके बगल वाले देश पाकिस्तान, आपके एक और नेबर म्यांमार, जो श्रीलंका में होता हुआ दिखा, जो मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में होता हुआ दिखा है। और केवल इंडिया एक अकेली ऐसी इमर्जिंग कंट्री है जहां आपको तख्ता पलट या कू होता हुआ नहीं दिखा है, क्योंकि हमारे यहां टैसिट कंसेंट है। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शन करती है, और हमारे यहां जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसमें यह साफ तौर पर देखने को मिलता है कि उसे फेयरनेस के साथ कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये तो इंपॉर्टेंस है कि सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और जो यूनिट्स यूज की जा रही हैं, जैसे ईवीएम के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ऑफकोर्स आप क्वेश्चन करो, लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चन मत करो कि लोग हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाना खड़ा कर दें, और जिससे इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है एक। क्योंकि अगर आप यहां बैठ के अपने इलेक्शन प्रोसेस को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, तो जो बाहर की डेमोक्रेसीज हैं, जो अपनी नाक घुसाने के लिए कंटिन्यूसली तैयार बैठी हैं भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर, उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो इलेक्शन, इंडियन इलेक्शंस को, इंडिया की डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को, भारतीय लोकतंत्र को, इंडियन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को पर सवाल खड़े करना शुरू कर दें, हमें क्वेश्चन करना शुरू कर दें कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी ही इस टीम में रह के उनकी टीम से नहीं खेलना चाहिए आपको। जो रिलायबल और जो वैलिड एलिगेशंस हैं उन्हीं पे फंक्शन करना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए सॉल्यूशंस बेटर करने के लिए ईवीएम्स को? सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स, वीवीपैट जिसे हम बोलते हैं, ये अभी कुछ ही वोट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ये हर वोट के साथ
आपको वोटर्स को वेरीफाई करने देना चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो वोट उसको गया है या फिर नहीं गया है। साथ ही साथ जो वीवीपैट का डेटा है उसे पब्लिकली आपको पब्लिश करना चाहिए, जिससे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी हो सके रिजल्ट्स के, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसका, और लोगों का विश्वास भारतीय इलेक्शंस पर, भारतीय लोकतंत्र पर और ज्यादा बढ़े। सिक्योरिटी मेजर्स और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब आपको पता है कि अगर इसे हैक कर लिया जा सकता है तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने की जरूरत है। आपको ईवीएम को प्रोटेक्ट करना है कि किसी भी तरीके से इसे टैंपर या हैक ना किया जा सके। आपको रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स करने चाहिए ईवीएम में। कोई देखो, साइबर सिक्योरिटी इज अ टूल, इज एन एस्पेक्ट कि आपको हर बार बचना है और जो हैक करना चाह रहा है उसे बस एक बार सफल होना है। इस केस में आपको रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स करते रहने चाहिए। जो वल्नरेबिलिटी है ईवीएम्स की, उनको भी कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए, उन्हें इंप्रूव करना चाहिए। ईवीएम के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं वो कितने वल्नरेबल हैं, उन्हें किस तरीके से अपडेट किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, हैक प्रूफ बनाया जा सकता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट चाहिए। सरकार के हाथ में ईवीएम कंट्रोल नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से शोकेस कर सकती है कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है, उसका सबसे बेहतर है कि आप एक इंडिपेंडेंट कमिटी एस्टेब्लिश करो जो ये देखे कि ईवीएम का प्रोक्योरमेंट ठीक तरीके से हुआ या नहीं। मतलब जब आप ईवीएम ले रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो, ठीक तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उनकी जब प्रोग्रामिंग की जा रही है तो वो ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो ठीक से हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कोई इंडिपेंडेंट कमेटी होगी तो कोई भी नॉन पार्टीसन पर्सपेक्टिव पर अगर आप रन करोगे, कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर भरोसा भी बढ़ता हुआ दिखेगा और ईवीएम थोड़ी सी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे भी रन करती हुई दिख सकती है और दिखेगी। यहां कहीं ना कहीं नॉन पार्टीसन ऑब्जर्वर्स को इंक्लूड करना चाहिए जो किसी भी पार्टी से ना जुड़े हुए हों, जिससे इलेक्शंस के टाइम पे फेयर प्रैक्टिसेस को एंश्योर किया जा सके। मतलब जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं ऑफिसर्स, वहां कहीं ना कहीं न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को बिठाना चाहिए, जिससे वो ये देख सकें किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में तो चीजें नहीं जा रही हैं या ईवीएम को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है। साथ के साथ पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स, लोगों को हमें भरोसा दिलाना पड़ेगा। लोगों के लिए हमें, जो हमारे यहाँ पीपल आर वेरी नाइव, भोले लोग हैं, भारतीय लोग बड़े भोले लोग हैं, इन्हें इजीली मैनिपुलेट कर लिया जाता है। अगर कोई बोलेगा इनसे, जैसे आपको पता है हमारे यहां जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जी बोल दे कि 2000 के नोट में चिप लगा दी गई, लोगों ने उस पर भी भरोसा कर लिया। तो अगर कोई बोलता है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, बटन बीजेपी को दबाओगे, किसी को भी दबाओ किसी को भी जाएगा, तो लोग विश्वास कर लेंगे उस चीज पे। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन या पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें वोटर्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि ईवीएम फंक्शन कैसे करती हैं और उनके अंदर क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर उनका भरोसा कंटिन्यूसली बढ़ता रहे और किसी भी तरीके से इरोड होता हुआ ना दिखे। हमें आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए, मतलब हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं ईवीएम को लेके या जो उनके डर हैं ईवीएम को लेके, उन्हें दूर किया जा सके। काउंटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, उन्हें कहीं ना कहीं अलाउ करना चाहिए कि वो मॉनिटर कर सकें किसको, काउंटिंग प्रोसेस को, कि जो काउंटिंग प्रोसेस चल रहा है उसे इजीली वो मॉनिटर कर पाए। इससे क्या होगा, इससे उनका विश्वास बढ़ेगा, वो जो एलिज कर रहे हैं उस वो एलिगेशन से पीछे हटेंगे, वो अपनी हार का ठीकरा अपोजिशन पार्टी कभी भी ईवीएम के ऊपर फिर नहीं फोड़ेगी। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड किया जा सके काउंटिंग प्रोसेस का, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन रह सके और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रह सके। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि ईवीएम के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है और हमें क्या करने की जरूरत है, और क्यों ईवीएम पर विश्वास करना भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। पर इस विश्वास के साथ साथ हमें यह भी मेक श्योर करने की जरूरत है कि ईवीएम के साथ किसी भी तरीके से कोई मैनिपुलेशन, कोई छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हो तो वो रैशनल एलिगेशंस होने चाहिए, वो वायबल एलिगेशंस होने चाहिए। आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि आप उसमें पर्सनल पॉलिटिकल गेन ढूंढ सकते हो, लेकिन जो उसका ओवरऑल रिपरकशन है, जो ओवरऑल लॉस उससे आपको देखने को मिल रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का, वो इरिवर्सिबल है, वो फैटल है, वो आपको भी नुकसान देगा और आपकी सामने वाली पार्टी को भी नुकसान देगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान में रखते हुए आपसे एक सवाल है, इसको आंसर करने की कोशिश करें। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस इन इंडिया, इवैल्यूएट द कंसर्न्स रेज्ड अबाउट देयर रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन देयर यूज। राइट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए।
हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए क्या हमें पेपर बैलेट की तरफ वापस मूव करना चाहिए या ईवीएम इज द राइट ऑप्शन, ईवीएम इज द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।